हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेज़ल डिकंजेस्टेंट के बारे में। ये नेज़ल डिकंजेस्टेंट होता क्या है? आपने नेज़ल डिकंजेशन का मतलब कंजेस्टेंट का मतलब होता है कि जो सर्दी वाली, जैसे सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो सर्दी की दवा जो नाक के थ्रू ली जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि हमको जुकाम आखिरकार ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है, और इसको सही करने के लिए हमें क्या क्या दवा यूज करनी पड़ती है? तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा ये जुकाम होता क्यों है और इनको ठीक करने के लिए हम किन किन दवाओं का यूज करते हैं, ये दवा किस तरीके से काम करती हैं, और जो ये जुकाम होता है ये हमें क्या क्या प्रॉब्लम मतलब क्यूज करता है, कि किस तरीके से होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनके थ्रू हमें ये जुकाम होता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मौसम बदलता है, जब हम लोग कोई मतलब कहीं दूसरी जगह जाते हैं, कोई आ, पानी वगैरह पीते हैं अलग अलग जगहों का, तो हमें बेसिकली जुकाम हो जाता है। तो आज हम देखेंगे ये जुकाम होता क्यों है। चलिए फ्रेंड, नेजल डिकंजेशन। तो कंजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम होती है जो नेजल पैसिव होता है उन्हें ब्लॉक कर देती है, जिसमें क्या म्यूकस रिलीज होता है किन्हीं वायरल इन्फेक्शन के थ्रू। तो चलिए हम इसे डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। तो इट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ नेजल पैसिव ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एंड म्यूकस विच मे बी क्यूज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन क्या होते हैं? जैसे वायरल इन्फेक्शन में कॉमन चीज़ हो गई कोल्ड वगैरह हो गया, यानी कि सर्दी। जब सर्दी देखा होगा आपने तो अक्सर हमारे क्या नाक से नाक बहना चालू हो जाती है। स्मोकिंग वगैरह की तो उससे भी छींकें आने लगती हैं और नाक बहना शुरू हो जाती है। फ्लू वगैरह हो गया तो उससे भी क्या हमें जुकाम हो जाता है। इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? जो एयर फ्लो होता है, जो हमारा ये ब्रोंकाई होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो ये उसमें रुकावट पैदा करती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव माने क्या होता है? रुकावट। एयर फ्लो, एयर फ्रॉम यानी कि एयर मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो देखो, ये जैसे ये क्या होगा हमारा, ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, ये नेजल हो गया, ये नेजल डिकंजेशन। यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या नेजल पैसिव होगा, वो नैरो हो जाएगा। नॉर्मली में ऐसा होता है, जो नाक होती है ऐसी होती है, मतलब ये दो हमारी नाक में आपने देखा होगा छेद होते हैं एक दोनों साइड। तो जो नॉर्मल होता है वो ऐसा होता है, यानी कि इस तरीके से खुला होता है। और जब इसमें कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है तो कैसा हो जाता है? ये ऐसा हो जाता है, म्यूकस वगैरह लग जाता है इसमें। टिश्यू वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है? वैसो डायलेशन होता है, यानी कि जो वेस्कुलर मसल होती हैं डायलेट हो जाती हैं और क्या करती हैं? जो ब्लॉकेज करती हैं, कंजेशन को इंक्रीज करती हैं, यानी कि जो सांस लेने का मार्ग है उसे नैरो कर देती हैं। इसमें म्यूकस वगैरह रिलीज होता है, तो जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम नाक से सांस नहीं ले पाते, हमको मुंह खोल के सांस लेना पड़ती है और सांस लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंजेशन कहते हैं। तो इसके कौन कौन से कॉमन कारण हुए? जैसे क्या हो गया कॉमन कारण में? कोल्ड वगैरह हुआ, चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, बरसात चालू होती है, और बरसात के एंड में जब सर्दियों का प्रारंभ होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि जो जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होती है। ह्यूमिडिटी यानी कि मौसम में क्या आती है, मतलब गीली सर्दी टाइप की हवा, शुष्क हवा। ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी हवाएं चलने लगती हैं जिनमें ओस वगैरह प्रेजेंट होती है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या होती हैं? हमें जुकाम हो जाता है। फ्लू वगैरह हो गई, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जब हमारी नोज वगैरह में, तो जिससे भी हमें जुकाम हो जाता है। और सुनसाइड यानी कि एलर्जी वगैरह भी हो गई कोई, उससे भी हमें क्या हो जुकाम हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है कि जैसे धूल वूल वगैरह में गए तो उन्हें छींकें आने लगती है। जब छींक आएंगी तो जुकाम हो जाता है, नाक बहना यानी कि शुरू हो जाती है। इरिटेशन वगैरह हो, कोई डस्ट पॉल्यूटेंट वगैरह अंदर चला जाता है तो उससे भी होता है। स्मोक वगैरह हो, जब कुछ लोग आपने देखा होगा स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू वगैरह करते हैं, तो जिससे क्या होता है? इन्वायरमेंट में भी मतलब कई उनके
तम्बाकू के कण वगैरह एनवायरनमेंट में भी फैल जाते हैं, और जो अगल बगल जो मतलब जिन्हें एलर्जी होती है तम्बाकू सिगरेट वगैरह से, उन्हें क्या जुकाम हो जाता है। इनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम हो गई डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना, रिड्यूस द सेंस ऑफ स्मेल। जब हमें जुकाम हो जाता है तो आपने देखा होगा जैसे सब्जी वब्जी वगैरह होती है, हम घर में दूसरों को देते हैं कि देखना यार ज़रा ये सब्ज़ी ख़राब तो नहीं हो गई, कि देखना भाई यार ज़रा ये आटा तो नहीं ख़राब हो गया। जैसे घर में आपने देखा होगा मम्मी वगैरह लोग क्या करती हैं, सब्जी को सूंघती हैं कि मतलब ख़राब तो नहीं हुई, स्मेल तो नहीं आने लगी। जब हमें जुकाम हो जाए तो क्या होता है, जो स्मेल का जो सेंस होता है वो रिड्यूज हो जाता है, छींकें आती हैं, और वाटरी आई हो जाती है, यानी कि आँखों में पानी वगैरह जब बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जुकाम सा होता है तो आँख लाल लाल सी हो जाती हैं एकदम। और रनिंग नोज, जो नोज होती है वो बहना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग का यूज करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट आर द बेसिकली D1 एंटागोनिस्ट, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट एंड विच क्यूज द वैसोकंस्ट्रिक्शन इन द नेजल पैसिव। ये कौन सी बेसिकली अल्फा 1 एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन को नेजल पैसिव में क्यों वैसोकंस्ट्रिक्शन को करती हैं नेजल पैसिव में। जैसे कौन हो गए, एफिड्रीन वगैरह हो गया, इसमें ड्रग हो गई एफिड्रीन हो गई, और सूडो एफिड्रीन हो गई, और दूसरा कौन सी फिनाइल एफिड्रीन वगैरह ड्रग हो गई। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इन ड्रग का मैकेनिज्म। आखिरकार जो जुकाम की दवाएं होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, हमारे शरीर में किस तरीके से जुकाम को कम करने का काम करती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म में एक्शन। जो नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कि ऐसी दवाएं जो सर्दी जुकाम में यूज होती हैं, तो ये नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग हो गई। ये क्या होती हैं बेसिकली, जो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं। ये हमारी जो नाक होती है, इसमें इसमें जो क्या एपिथीलियम लेयर हो गई, इसमें कौन से अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जो नेजल की एपिथीलियम लेयर में अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये ड्रग क्या करती हैं, स्टिमुलेंट इन अल्फा रिसेप्टर, यानी कि ये स्टिमुलेट करती हैं अल्फा रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन क्यूज होता है। जब वैसो कॉन्स्ट्रक्शन क्यूज होगा तो क्या होगा, इससे दो काम होते हैं। एक तो फर्स्ट हो गया क्या, इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया, और म्यूकस इन्फ्लामेशन का जो मतलब रीजन, इन्फ्लामेशन का जो रिड्यूस होता है इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो मास्ट सेल होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, मास्ट सेल से हिस्टामिन वगैरह रिलीज होना रिड्यूस हो जाता है, और म्यूकस वगैरह भी रिड्यूस हो जाता है ओपन ऑफ द नेजल पैसेज, यानी कि नेजल पैसेज। आपने देखा होगा हम कुछ खांसी वगैरह के ड्रॉप वगैरह आते हैं जो नाक में डालते ही थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, जो नाक के जो मार्ग होते हैं पैसिव एयर फ्लो का, वो ओपन हो जाते हैं, वो कड़वाहट सी लगती है बहुत ज़्यादा अंदर। और ओपन द नेजल पैसेज, यानी कि इस एक एक यहाँ पे डायरेक्ट नेजल पैसिव ओपन हो रहा है, यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है, म्यूकस भी रिड्यूस होता है, और नेजल पैसिव ओपन हो जाता है, और नेजल कंजेस्टेंस का जो लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और आल्सो रिड्यूस द नेजल सीक्रेशन, यानी कि जो नाक में जो म्यूकस का सीक्रेशन वगैरह बढ़ा हुआ जो नाक में म्यूकस का लेवल है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं इस ड्रग का कि कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो इन ड्रग को क्या करते हैं, हम ओरली एब्जॉर्ब करते हैं। उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, मैक्सिमम 3 से 4 घंटा होता है। आपने देखा होगा जो नाक की दवाएं होती हैं बेसिकली 3-4 घंटे के लिए रिलैक्स प्रोवाइड करा देती हैं। जैसे हमने शाम को खाया तो 3-4 घंटे बेसिकली रिड्यूस रहेगी, जो नाक का बहना होगा, सांस वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। और EDR एडवर्स ड्रग रिएक्शन इनका क्या क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन, अगर हम इन दवाओं का ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या हमें हाइपरटेंशन, हमारा BP भी बढ़ सकता है, और ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है हमें। तो आपको अब जो नाक जुकाम का जो बेसिक सा नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड हो गया होगा शायद, तो कि किस तरीके से नाक हमारी बहती है, और किस तरीके से जो जुकाम की दवा है वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो कि आखिरकार किस तरीके से दवाएं यूज होती हैं और किस तरीके से ये दवाएं वर्क करती हैं। हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें डॉक्टर जो दवा देता है आखिरकार वो किस तरीके से हमारी बॉडी में
वर्क करती हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट भी क्या क्या होता है, या हमें कौन सी दवाओं का, अगर हम इन दवाओं का ज़्यादा दिनों तक यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें हाइपरटेंशन वगैरह भी हो जाएगी। तो पता होना चाहिए हमें ज़्यादातर दवाओं के बारे में कि किन दवाओं से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।